विख्यात शिक्षा केंद्र समझ रहे हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी आपको कागज में पड़ता है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी जो है एक विश्वविख्यात शिक्षा केंद्र था, समझ रहे हैं। और इसमें जो है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भी करीब करीब जो बौद्ध संघों के नियमों से विद्यालय उस समय शिक्षा के मुख्यतः केंद्र थे। और यहाँ जो है बड़ी जबरदस्त अध्ययन अध्यापन होता था। यहाँ से जो पढ़कर के निकलते थे वो लोग जो बहुत ही विश्व लेवल पर जो विख्यात थे। इस प्रकार के शिक्षण संस्थान थे, बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र के थे। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे करीब करीब कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी करीब यह बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश पर 1203 ईस्वी में इसको जला दिया। इसको भी कितने में जला दिया? 1203 और वहां के शिक्षकों को मरवा दिया और पुस्तकालय में आग लगा दी। करीब इतिहास प्रमाणित करता है कि 6 महीने तक यह पुस्तकालय जलती रही है, 6 महीने तक यह आग ऐसा इतिहास प्रमाणित करता है। ऐसा कुछ नहीं कि तुमने देखा है, हमने देखा है। ये तो करीब जो बातें बहुत प्राचीन हो चुकी हैं। यदि हम वैदिक कालीन शिक्षा की बात करते हैं तो यह 2500 से 500 साल, 2500 से 500 साल। और जब हम बौद्धकालीन शिक्षा की बात करते हैं तो ये 500 से कितना है? 1200। याद रखो 1200 500 से 1200 यानी करीब जो वैदिक कालीन की शिक्षा थी वो 2000 वर्ष से पहले की बात कर रही है, सुन रहे हैं। इसलिए शिक्षा जो भी आपको बताया जा रहा है यह बहुत ही प्राचीन है। इसलिए जो इतिहास इसका जो साक्ष्य दिया है, जो इतिहास प्रमाणित किया है, जो इसके दृष्टांत है, उसके आधार पर आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सुन रहे हैं। क्योंकि यह शिक्षाएं हमारे प्राचीन काल की शिक्षाएं, हमारे पूर्वजों की शिक्षाएं। तो इस प्रकार से विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी जो है नष्ट कर देता है और वहाँ के शिक्षकों को पढ़वा देता है, पुस्तकालय में आग लगा देता है। तो ये शिक्षा केंद्र जो है पढ़ लेना, दोनों में आग लगाए, दोनों को जलवा दिया, इसमें भी 6 महीना लगा, समझ रहे हैं। इसमें विक्रमशिला बताया ना, इसकी भी आग 6 महीना तक जलती रही न। तुमने चूंकि यह मैंने बताया ना, यह याद रखो वैदिक कालीन शिक्षा में जो वैदिक कालीन शिक्षा हमारे बौद्ध शिक्षा में चल रही थी, तो हमारे उस समय बौद्ध संघों के नियमों के अनुसार वैदिक शिक्षाओं को रोका नहीं गया था या उनके शिक्षण संस्थान को जलाया या नष्ट भ्रष्ट नहीं किया गया था। लेकिन जब मुगल वंश आता है तो मुगल काल में मैंने बताया ना, जैसे दोनों विश्वविद्यालय को जला दिया गया। आपको कौन? विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। और ये जब तक खंडन। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे, तक्षशिला बता ही दिए हैं। ये चारों विश्वविद्यालय शिक्षा के उस समय क्या थे? मुख्य केंद्र थे। क्या थे? मुख्य केंद्र। अब हम बताएंगे प्राचीन कालीन एवं बौद्धकालीन से शिक्षा में समानता। प्राचीन कालीन एवं बौद्धकालीन शिक्षा में समानता क्या समानता है, क्या सिमिलरिटी है? जब हम समानता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जब दोनों में जो चीजें कॉमन होती है वो समानता होती है, यानी वो समान होती है, समझ रहे हैं। यानी कॉमन का मतलब जो बौद्ध काल वैदिक काल में भी रही और वही बौद्ध काल में रही। तो इसकी समानताओं पर फोकस किया जाए तो दोनों शिक्षाएं राज्य के नियंत्रण से बाहर थी। दोनों शिक्षाएं राज्य के नियंत्रण से बाहर थी। अगर वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें तो जो शिक्षा पर कंट्रोल होता था, जो नियंत्रण रखता था, तो कौन रखता था? गुरु। जो उनके वैदिक काल में गुरु शिष्य का जो संबंध था उस पर गुरुओं का जो है नियंत्रण था। किसका था? गुरु का। उसी तरह से बौद्ध कालीन शिक्षा में शिक्षा पर नियंत्रण किसका था? बौद्ध संघ का। किसका नियंत्रण था? बौद्ध संघ। तो इस प्रकार से यह दोनों एक समानता थी। और दोनों शिक्षाएं जो है प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों के जो है दोनों कालों में
क्या है, विकसित की गई। प्राचीन कालीन शिक्षा यानी में वैदिक कालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा ठीक सेम लाइक बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा और शिक्षा दोनों शिक्षाओं का स्तर समान, दोनों शिक्षाओं का स्तर समान। हाँ, और एक बात कि दोनों शिक्षाओं में, चाहे वो वैदिक कालीन शिक्षा हो चाहे बौद्ध कालीन शिक्षा हो, हालांकि दोनों कालीन शिक्षाएं प्राचीन कालीन शिक्षा के अंतर्गत आएंगी। वैदिक कालीन शिक्षा में भी स्त्रियों को विशेष शिक्षित नहीं किया गया था और बौद्ध कालीन शिक्षा में भी स्त्रियों को विशेष रूप से शिक्षित नहीं किया गया था। लेकिन कुछ विदुषी महिलाएं वैदिक काल में भी थी और कुछ विदुषी महिलाएं बौद्ध काल में थी, लेकिन ये संकुचित रूप थी। किस रूप में थी? संकुचित रूप से थी। इसलिए दोनों कालों में शिक्षा का जो ग्राफ है, खासतौर पर स्त्री शिक्षा, वो विकसित नहीं हुई थी, विकसित नहीं हुई थी। और एक बात कि दोनों काल में लगभग चाहे वो आपकी प्राचीन कालीन शिक्षा की प्राथमिक शिक्षा और चाहे उच्च शिक्षा वैदिक शिक्षा रही हो, चाहे प्राचीन कालीन शिक्षा की आपकी बौद्ध कालीन शिक्षा रही हो, तो प्राथमिक शिक्षाएं नहीं छोड़ी थी, प्राथमिक शिक्षाएं नहीं छोड़ी थी। हाँ, ये दोनों की शिक्षाएं में समानता थी लगभग। वैसे तो कुछ शिक्षाओं उच्च शिक्षाओं में बौद्ध काल में लिया गया था शुल्क वगैरह, लेकिन वो भी बहुत नगण्य ही था। इसलिए प्राचीन कालीन शिक्षा की प्राथमिक शिक्षाएं आपस में नहीं शुरू क्या थी, चाहे वो वैदिक काल की रही चाहे बौद्ध काल की, ये भी एक समानता है। दूसरी बात यह है कि दोनों शिक्षाओं में, चाहे वो वैदिक काल की शिक्षा रही चाहे बौद्ध काल की शिक्षा रही, दोनों शिक्षा में एक चीज यह था कि दोनों शिक्षाओं में संस्कार कराया जाता था। क्या कराया जाता था? संस्कार। वो संस्कार जैसे वैदिक कालीन संस्कार का नाम जानते क्या है? उपनयन संस्कार। बहुत अच्छा, उपनयन संस्कार। वैदिक कालीन में जो संस्कार कराया जाता था उपनयन संस्कार कराया जाता था। उपनयन संस्कार का अर्थ होता था कि गुरु जो है शिष्य के पास जाता था, उनके पास बैठना और कुछ अक्षरों को लिखा करके वो शिक्षा का शुभारंभ कराते थे। ये उपनयन संस्कार कराया जाता था। सेम लाइक सेम सिस्टम सेम पोजीशन। उसी तरह से आपके बौद्ध कालीन शिक्षा में भी संस्कार कराया जाता था, पपज्जा संस्कार या प्रपज्जा संस्कार, पपज्जा संस्कार या प्रपज्जा संस्कार। उस ये जो है इसका अर्थ ये होता था कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए जिस प्रकार छात्र जो है विद्यालय से कुछ दूरी पर जाता है, उसी तरह से यह पपज्जा संस्कार वह होता था जिसमें छात्र अपने परिवार घर से निकल करके कुछ दूरी पर जो है गुरु के पास जाता था, गुरु के पास जाता था, पपज्जा संस्कार होता था। क्या कहलाता था? पपज्जा। यानी घर से बाहर जाना, गुरु के पास जाना, क्या होता था? पपज्जा या प्रपज्जा संस्कार कहलाता था। क्या कहलाता था? पपज्जा या प्रपज्जा संस्कार कहलाता था। इस प्रकार दोनों संस्कार प्रधान शिक्षाएं थी। दोनों शिक्षाएं कैसी थी? संस्कार प्रधान शिक्षाएं। बोला करो भाई, दोनों शिक्षाएं कैसी थी? संस्कार। हाँ, दोनों शिक्षाएं संस्कार प्रधान शिक्षाएं थी, चाहे वो वैदिक कालीन हो चाहे बौद्ध कालीन। इस प्रकार दोनों में समानता थी। हाँ, दोनों शिक्षाओं में जो है भिक्षाटन किया जाता है, दोनों शिक्षाओं में भिक्षाटन किया जाता है। शिष्य जो है गुरु की जो है दिनचर्या या उसमें जो है खान पान से संबंधित व्यवस्थाओं को चलाने के लिए क्या करते थे? भिक्षाटन करते थे। क्या करते थे? भिक्षाटन करते थे। उसी तरह से इसमें बौद्ध कालीन शिक्षा में भी जो है गुरु और शिष्य जो भिक्षाटन करते थे और आते थे। और हाँ, ये समानता दोनों के क्या थी? समानता थी, दोनों की समानता थी। और दोनों में सेवा भाव जो है समान था, दोनों शिक्षाओं में सेवा भाव समान था। यानी गुरुकुल में रह करके गुरु जो है का सेवा कौन करता था?
सिद्ध करता था, उसी तरह से बौद्ध काल के मठों विहारों में रह करके बौद्ध संघ के नियमों के अनुसार जो है गुरु की सेवा काल उनके भिक्षु करते थे। यानी भिक्षु जो गुरु होते थे, गुरु उसमें जो हमने बताया कि दो प्रकार के होते थे, एक जो आचार्य होता था, एक उपाध्याय। आचार्य जो है संघ के शासनों को चलाता था, उसके नियम कायदाओं को चलाता था, उसकी व्यवस्थापन करता था, उसका नियोजन करता था, उसका क्रियान्वयन करता था, उसका समन्वयकरण करता था। ये सारा कार्य प्रशासनिक कार्य किसका था? आचार्य। और उपाध्याय का कार्य होता था वो शिक्षा का अध्यापन कराना और शिक्षा देना, एनटीसी कराना, ये सब कार्य उपाध्याय का होता था। किसका होता था? उपाध्याय। तो इस प्रकार से ये जो है दोनों के सेवा भाव समान था, समझ रहे हैं? और दोनों शिक्षाएं जो है मैंने बताया कि राज्य के नियंत्रण से बाहर था। और वैदिक काल की कुछ शिक्षा कुछ समानताएं यह है कि दोनों में जो है, चाहे वैदिक कालीन शिक्षा हो चाहे बौद्ध कालीन शिक्षा हो, उसमें जीवन के अंतिम लक्ष्यों पर विशेष दिया गया है। जीवन के अंतिम लक्ष्यों पर विशेष दिया गया, विशेष बल दिया गया। वो जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? वेरी गुड, मोक्ष और निर्वाण। तो जो जीवन यानी आप कर्म धर्म करते हुए उस समय वैदिक काल में हमने बताया जीवन जो है का स्टैंडर्ड पीरियड, स्टैंडर्ड काल माना गया था 100 वर्ष। कितना माना गया था? 100 वर्ष। एक मानव की एवरेज आयु का निर्धारण हमारे उस समय वैदिक काल के ऋषि मुनियों ने कितना माना था? 100 वर्ष। और ये 4 वर्ण माने गए थे। कितने बनाए गए थे? 4 वर्ण। वो 4 वर्ण कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बोलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 जो है आश्रम, 4 आश्रम कौन थे? 4 पुरुषार्थ बनाए गए थे। वो 4 पुरुषार्थ कौन है? किसी को याद है? याद रखिए, भूलना मत। ये 4 पुरुषार्थ ये थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी कि ब्रह्मचर्य ये पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा नहीं, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम, चौथा संन्यास। और इनके साथ उम्रों का जो एक फिक्सेशन किया गया था, यानी 25 वर्ष तक आप जो है, देखिए हम दोनों को सिमिलर करते जाते हैं। 25 दोनों की शिक्षाओं का तुलना करें। 25 वर्ष जो है आप ब्रह्मचर्य जीवन पालन करेंगे। ये कौन सा जीवन करेंगे? ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करेंगे। और फिर 25 से 50 वर्ष जो लगता था उसमें गृहस्थ का जो है कार्य होता था, यानी आप गृहस्थ का जीवन पर धारण करके बता चुके हैं, खाली फोकस कर रहे हैं। फिर वानप्रस्थ जो है का एज क्या था? 50 से 75 तैयारी करने का था। फिर 75 से 100 जो है संन्यास, उसमें घर द्वार छोड़ करके जीवन के अंतिम लक्ष्य, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता था? वही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष को यानी 4 होता था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष को प्राप्त करना जो है वैदिक काल के जीवन का अंतिम लक्ष्य था। क्या होता था? तो उसको मतलब अल्टीमेट रियलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट रियलिटी। उसी तरह से सेम सिस्टम इसमें बौद्ध कालीन में जीवन का अंतिम लक्ष्य बौद्ध समूह के नियमों के अनुसार या बौद्ध शिक्षाओं के नियमों के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त करना, निर्वाण को प्राप्त करना, अर्थात जीते जी जो है निर्वाण को प्राप्त कर लेना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों शिक्षाओं में जो है शिक्षा जो है संस्कार प्रधान थी, और दोनों शिक्षाओं के जीवन के अंतिम लक्ष्य में जो है मुक्ति, मोक्ष अर्थात निर्वाण को प्राप्त कर जोड़ दिया गया। और दोनों शिक्षाएं में चरित्र, यह वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा, दोनों प्राचीन कालीन शिक्षा बार-बार मैंने कहलाती थी। हाँ, दोनों में एक समानता और विशेष थी। वो समानता क्या थी? दोनों शिक्षाएं चरित्र प्रधान शिक्षा थी। क्या थी? चरित्र प्रधान शिक्षा। अर्थात वैदिक काल में भी जो है शिक्षा में लोगों के चरित्र पर विशेष जो है ध्यान दिया जाता था। उनको जो है चरित्र आचरण को ऊंचा किया जाता था। वो चरित्रवान होते थे और निष्कलंक होते थे, ताकि वो जो है अपने जीवन में
एक जो है कुशल जिंदगी जी सके और तमाम प्रकार के झंझटों से बच सके, या अनियमितताएं अनिश्चितताएं या अव्यवहारिक कार्य न कर सके, व्यवहारिक सामाजिक कुशल जी सके। उसी तरह से बौद्ध शिक्षा में भी जो है चरित्र पर विशेष बल दिया गया था। किस पर दिया गया था? चरित्र पर विशेष बल दिया गया था। इसमें भी यह ध्यान दिया गया था कि अगर कि क्योंकि ये शिक्षाएं जो है आप जो पढ़ रहे हैं खास तौर पर धर्म से संबंध जोड़ करके शिक्षाएं दी जा रही है, चाहे वैदिक काल की शिक्षा क्यों न हो चाहे बौद्ध काल की शिक्षा ही क्यों न हो, दोनों शिक्षाएं धर्म प्रधान थी। कैसी थी? हाँ, ये भी कहिए कि दोनों शिक्षाएं धर्म प्रधान थी, क्योंकि दोनों शिक्षाओं में विशेष तौर पर लोगों को धर्म की तरफ मोड़ा गया है। किसी तरफ मोड़ा गया है? धर्म से मतलब धारण करा करके उनको गलत आचरण, गलत व्यसनों और गलत कर्मकांडों से बचने की जो बात कही गई है। इस प्रकार दोनों शिक्षाएं धर्म प्रधान शिक्षा, समझ रहे हैं? और दोनों शिक्षाएं में एक और समानता थी कि दोनों शिक्षाएं में, चाहे वो वैदिक कालीन की शिक्षा रही चाहे बौद्ध कालीन की शिक्षा रही है, दोनों शिक्षाएं में जो है संयमित यानी संयम रखा जाता था। संयम रख करके जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करके ये जो है चरित्र की रक्षा की जाती थी। जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करके किसकी रक्षा की जाती थी? चरित्र की। तो इस प्रकार से संयमित जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, दोनों शिक्षाओं में सादा जीवन उच्च विचार। और याद रखिए दोनों शिक्षाओं में, चाहे वो वैदिक कालीन शिक्षा रही और चाहे वो मध्यकालीन शिक्षा, वो बौद्ध कालीन की शिक्षा, दोनों शिक्षाओं में जैसा आहार यानी आहार विहार पर ध्यान दिया जाता था। किस पर दिया जाता था? यानी वो सादा जीवन उच्च विचार का भाव जो है जीते थे। दोनों शिक्षाएं में छात्र के लिए जो जीवन काल था वह कैसे जीने का आना दिया गया था? सादा जीवन उच्च विचार, यानी सादा जीवन उच्च विचार। ये भी देखिए हमने बताया कि दोनों शिक्षाओं पर उसमें आहार विहार पर भी छात्रों का ध्यान दिया जाता। आहार विहार का मतलब क्या? छात्र जो है, हालांकि ये वो लोग आहार विहार में शुद्ध आहार अर्थात तो मांसाहारी नहीं होते, समझ रहे हैं? दोनों शिक्षाओं में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि छात्र जो है कहीं जो मांस खाते थे या कहीं शिकार, या जिसको क्या कहते हैं वो शिकार ना बोलते हैं, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, समझ रहे हैं? तभी तो दोनों के शिक्षाओं में कहा गया सादा जीवन उच्च विचार, उसमें ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। चला, हालांकि जब हम मध्यकालीन शिक्षा पढ़ाएंगे तो उसमें यहाँ तक वर्णन है कि मध्यकालीन शिक्षाओं में छात्रों को छूट थी और छात्र जो है मुर्गा और चपाती खाते और कालीन को सोते थे, लेकिन इसमें नहीं। वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में कोई ऐसी जिंदगी जीने का जो है बौद्ध संघ में भी नहीं अलाउ था, और उसी तरह वैदिक नियमों और आचरण के अनुसार जो है वैदिक शिक्षा में भी अलाउ नहीं था। इसलिए दोनों शिक्षाएं में सादा जीवन और उच्च विचार जीने की बात कही गई है। और एक बात, ऐसा ही नहीं कि छात्रों पर ही यह नियम लागू था, यह शिक्षकों पर भी लागू था। शिक्षक भी सादा जीवन उच्च विचार की जिंदगी जीते थे, और इस प्रकार से कहें तो ये समानता थी। और एक समानता यह और है कि दोनों शिक्षाओं में जो गुरु आवास होता था वैदिक काल में, जो आपका घटकाओं में, चरणों में, कहीं मंदिरों में उल्लेख मिलता है, और गुरु आश्रम में जो शिक्षा दी जाती थी वो आवासीय टाइप थी, यानी छात्र वहीं रहते थे, गुरु जो है उनका क्या करता था? देख रेख करता था। देख रेख का मतलब उनके बीमारी से संबंधित दवा दुआ और उनके जो है भोजन पानी की व्यवस्था, उनके जो है चरित्र आचरण रहन सहन की व्यवस्था पर गुरु जो है नजर रखता था, ताकि गुरु उसका जो है खुद देखभाल करता था। वैसी तरह से सेम आपके बौद्ध कालीन में भी था कि बौद्ध कालीन के जो भिक्षु होते थे वह भी जो है अपने गुरु के छात्र मठों विहारों में शिष्यों पर जो है विशेष नजर रखते थे, उनके खान पान संबंधी अर्थात उनके आवास संबंधी। जैसे आज छात्रावास होता है, उसमें उनका एक तरह से छात्रावास होता था,
और जो है गुरु अपने गुरुवास में होता था। इस प्रकार से छात्रावास की तरह व्यवस्था दोनों जो है शिक्षाओं में थी। हालांकि उस समय गुरु आश्रम में कोई बहुत बड़ा भवन बिल्डिंग तो नहीं था, क्योंकि प्राचीन कालीन शिक्षा है जो बता रहे हैं आप 2000 वर्ष से पहले की बात तो बता रहे हैं, लेकिन बौद्ध कालीन शिक्षा में मठ और विहार विकसित हो चुके थे। इस प्रकार जो रहने की व्यवस्था होती है, जैसे आप आज विद्यालय महाविद्यालय बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों जैसे सब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू में चले जाओ, जहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ आप दाखिला लेते हो तो वहाँ छात्रावास की व्यवस्था होती है, समझ रहे हैं। इस प्रकार से ये सिस्टम उसमें थी। तो इस प्रकार से ये दोनों व्यवस्थाएं, चाहे वो वैदिक काल नहीं चाहे बौद्ध काल में समान थी। क्या थी? समान थी। और दोनों, मैंने बताया कि दोनों कालों में एक बात और ध्यान रखिए, दोनों काल में ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? और थोड़ा सा अगर और हाईलाइट करना चाहते हैं आप बौद्ध कालीन शिक्षा में, तो बौद्ध कालीन शिक्षा में बताया कि ये शिक्षा जो है एजुकेशन लेवल 3 जो है पार्ट में बटा था। कितने भाग में बटा था? 3 पार्ट में। वो आप याद रखिएगा, पूछता है बौद्ध कालीन शिक्षा कितने भागों में बटी थी? 3 भागों में बटी थी। कभी भूलना मत, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और भिक्षु शिक्षा। भिक्षु शिक्षा जो है वो थर्ड पार्ट शिक्षा थी। इन्हें जो भिक्षु शिक्षा ग्रहण करता था, ऐसे जो है सामने उस समय बौद्ध काल के छात्रों को सामनेर या श्रमेण कहा जाता था। तो ये सामनेर जो जिंदगी जीता था, वह जो ब्रह्मचर्य ही जीवन व्यतीत करता था। क्या करता था? लाइफ टाइम वो शादी नहीं कर सकता था, पूरे जीवन अविवाहित रहता था। अर्थात वह, जैसे आप वो कह रहे हैं सर, जैसे उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ है, जोगी मुख्यमंत्री है, तो भाई सही बात है कि नहीं? क्यों? अब ब्रह्मचर्य जीवन धारण करने का मतलब यह है कि बगल से आवाज आ रही थी, गर्लफ्रेंड नहीं होती थी क्या? तो ऐसा जो ब्रह्मचर्य जीवन जो जिए, आप ही बताओ, जो ब्रह्मचर्य जीवन जो व्यतीत करेगा उसके पास गर्लफ्रेंड होगा जी? तब होगा नहीं ना। तो ब्रह्मचर्य जिंदगी जीने के लिए याद रखिए, ब्रह्मचर्य जिंदगी जीने के लिए न बॉयफ्रेंड होगा और न ही गर्लफ्रेंड। भूल कर मत बोलिएगा, कोई भूल कर मत बोले कि ब्रह्मचर्य जिंदगी में कहीं गर्लफ्रेंड का नाम आता है और कहीं जो बॉयफ्रेंड का नाम आता है। ऐसा मैंने बताया, यही जिंदगी जो है बहुत हार्ड और फास्ट लाइफ होती है, याद रखिए। अर्थात इतना नहीं, इतना था कि दोनों, चाहे वो वैदिक कालीन शिक्षा हो चाहे बौद्ध कालीन शिक्षा हो, कभी मत भूलिए, दोनों में जो है अपने इंद्रियों में पर बस रखा जाता था। दोनों शिक्षाओं में अपने इंद्रियों को बस में रखा जाता था, अर्थात इंद्रियां आपके बस में होती थी। आज यही शिक्षा का थोड़ा सा फोकस करेंगे आधुनिक युग की शिक्षा में। तो आज छात्र अपने बस में नहीं है, पर बस में है। अपने बस में नहीं है, अरे इंद्रियों को तो बात छोड़ो, पर बस है। पर बस का मतलब दूसरे के बस में। हाँ, वेरी गुड। दूसरे के बस में जिंदगी जी रहा है, वो कार्य सच नहीं है। दूसरे के बस की जिंदगी जीने का ही परिणाम है कि कोई जो है गंगा जी को जो समुद्र से छलांग लगा रहा है, तो कोई रेलवे से कट रहा है, क्योंकि वो अब दूसरे के पर्पस में जिंदगी जीने में दूसरे के लिए मरने जीने का दावा कर रहा है। क्या कर रहा है? दूसरे के लिए मरने जीने का दावा किया जाता था। याद रखो, याद रखो, ये चीजें आपके बौद्ध कालीन और वैदिक कालीन में बिल्कुल बच सर, एक सीट पे आप अपने ब्रह्मचर्य जीवन जीती रहे हो, आप जो है अपने इंद्रियों को बस में रख रहे हो, तो तुम पर बस हो ही नहीं सकते। यह बताता है, अगर आप जिंदगी जी रहे हो, अगर आप जिंदगी जी रहे हो तो पर बस में हो गए। सर बताइए, एक सीट का 2 दावेदार होगा तो एक को शहीद होना ही पड़ेगा। अरे वो तो अपनी जगह बात है, जो आप बात कर रहे हैं, आपके बात का हम खंडन मंडन नहीं कर रहे हैं। बस बात यह है कि सारे जग से मथुरा जारी, वो तो अपने जगह है, लेकिन
यही चीज उसमें बिल्कुल सख्त बनाता है। समझ रहे हैं? चले तो बात तो दोनों शिक्षाएं कैसी थी? दोनों शिक्षा में एक चीज के बाद क्या, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखना। ये ब्रह्मचर्य का सबसे हार्ड पॉइंट होता है। सर इसीलिए जापान आज भीख मांग रहे हैं सर। अरे वो जापान, सुनिए, जापान आपका आज भी जापान की तुलना इंडिया नहीं कर सकता। सर जापान वो टेक्नोलॉजी में सर, आपकी इंडिया जो विकासशील देश है सर टेक्नोलॉजी में ठीक है जो भी है, लेकिन ये इसीलिए है कि आपका जैसे दिल्ली कांड हो रहा है, तमाम जो है वहाँ जो है पुलिस दौड़ा कर गोली मारी, यही चरित्रहीनता का ही शिकार है ना। तो याद रखिए, आप जो है टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हैं, देश आपका विकास कर सकता है जो है, लेकिन चरित्र को विकसित करना बहुत बड़ी बात है। चरित्र को आप किसी फैक्ट्री में नहीं विकसित कर सकते हैं सर। चरित्र को अपने आप स्वयं आपको विकसित करना है। सर चरित्र से देश तो नहीं चलेगा।